गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा राज्य निर्वाचन आयोग। देखना, इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके जिसमें केंद्रीय निर्वाचन आयोग की हमने बात की थी। आज हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। सबसे पहले तो इसके चैप्टर की या आर्टिकल नंबर की हम बात करते हैं। जैसे राज्य का निर्वाचन आयोग होगा तो ये आर्टिकल नंबर 243 के में होता है। इसका सब क्लोज क्या हो जाएगा? के। आर्टिकल 243 अनुच्छेद नंबर 243 क्लोज नंबर के। एक 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में 1992 और जो अप्लाई किया गया था 24 अप्रैल 1993। यही कारण है कि पंचायती राज दिवस हम 24 अप्रैल को मनाते हैं। तो उसमें आर्टिकल नंबर 243 में 16 भाग जोड़े गए थे, ABCD। तो 243 ओ तक हैं वो, जिसमें 243 भी गिना जाएगा। तो काउंट करके टोटल कितने 16 हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसका उल्लेख किस में, कहाँ पर बताया गया है? संविधान में राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में आर्टिकल 243 क्लोज के। इसका गठन कैसे होता है, इसकी संरचना क्या है, क्या इसके कार्य हैं, इन चीज़ों के बारे में हम विस्तृत जानकारी अभी प्राप्त करने वाले हैं। तो देखना, सबसे पहले आती है गठन की बात। इसका जो गठन हुआ था ये अंडर आर्टिकल 243 के अंतर्गत होता है। और इसके संगठन में कौन कौन लोग शामिल होंगे, कौन से पदाधिकारी? एक आयुक्त होगा, निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त। हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी कह सकते हैं राज्य का, और अन्य आयुक्त हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते। ये एक सदस्य भी है, जिसमें जो सदस्य होगा वही इसका आयुक्त कहलाएगा। तो इसमें क्या होता है? आयुक्त, कमिश्नर तथा अन्य ये जरूरी नहीं कि होंगे भी, ये कोई नेसेसिटी या कंपल्सन नहीं है कि अन्य की नियुक्ति की जाएगी या नहीं की जाएगी। ये इसकी संरचना क्या कि किसको मिलाकर बनती है कि एक राज्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और अन्य आयुक्त हो सकते हैं या नहीं हो सकते। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 2023 में जो मनोज कुमार यहाँ के आयुक्त बनाए गए हैं, तो इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? आयुक्तों की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग कि आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल महोदय करते हैं। और इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की अधिकतम आयु जो भी पहले हो। कार्यकाल कितना हो जाएगा यहाँ पर बात करते हैं, 5 वर्ष या फिर 65 ईयर्स इनकी स्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी कि सेवा काल 5 वर्ष का, या फिर मैक्सिमम एज 65 ईयर्स विच इज अर्लियर, जो भी पहले हो इनमें। इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी आयुक्त की एज वर्तमान में आयु 50 वर्ष है तो पूरे 55 वर्ष तक कार्य करेगा, चूंकि 5 वर्ष का स्टैंडिंग पीरियड उसमें जोड़ा जाएगा, यानी कि कार्यकाल जोड़ा जाएगा। और अगर किसी की आयु है 64 ईयर्स, वो केवल 1 वर्ष तक ही कार्यरत रहेगा, 1 वर्ष काम करेगा, चूंकि उसकी आयु हो जाएगी 65 ईयर्स। ऐसे हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की भी पढ़ते हैं, सेम ही है लगभग। कहीं कहीं राज्यों में इसको विशेष योग्यता या विशेष वरीयता के अंतर्गत बढ़ाया भी जा सकता है। ऐसा मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि जो मनोज कुमार हैं उनकी जो सेवा काल है वो 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि 67 ईयर्स तक हो जाएगी मैक्सिमम एज, वर्तमान में भी वही है। तो कोई राज्य कंसेंट आपस में, जैसे राज्य मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिपरिषद, उसमें उनकी सलाह पर कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये एक विशेष योग्यता होगी, विशेष कार्यकाल, कोई अचीवमेंट होगी उनकी, ग्रेड। तो कार्यकाल कितना आता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की अधिकतम आयु। लेकिन सिद्ध कदाचार के आधार पर उन्हें कार्यकाल से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। कोई उन्होंने अपराध या कोई ऐसा विधि विरुद्ध कोई कार्य किया हो जो दोष सिद्ध हुआ है। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि राज्य के निर्वाचन आयुक्त को किस विधि विधान से हटाया जाता है? उसी विधि और विधान से हटाया जाएगा जिस विधि विधान से संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों को हटाया जाता है। जैसे हाईकोर्ट इलाहाबाद में या प्रयागराज में, यहाँ पर जो न्यायाधीश होंगे तो उन न्यायाधीशों को इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जाता है 14 डेज बिफोर इन्फॉर्मेशन, 14 दिन की पूर्व सूचना के आधार पर। कार्यकाल से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। अगर सिंगल ये क्वेश्चन आता है कि इसका कार्यकाल टेनर कितना होता है, 5 ईयर्स, या फिर मैक्सिमम 65 ईयर्स उनकी एज होनी चाहिए, जो भी इनमें से पहले हो, जो भी पहले होता है उनका कार्यकाल आ जाएगा। अच्छा, और कार्यकाल से पूर्वी पद से हटा सकते हैं सिद्ध कदाचार के आधार पर। सिद्ध कदाचार जो प्रूव हो चुका हो,
और उसी विधि विधान से हटाया जाएगा जैसे हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं। हाई कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट जजेज, उसी विधि विधान से। इट मीन्स जैसे यहाँ पर महाभियोग, इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट। और इम्पीचमेंट के बारे में हम किस में पढ़ते हैं? अंडर आर्टिकल 61। जैसे राष्ट्रपति का हम पद वो पढ़ते हैं चैप्टर, तो उसमें आर्टिकल नंबर 61 में दिया गया है महाभियोग, महाभियोग, इम्पीचमेंट। ये आर्टिकल नंबर 61 में आता है, इसकी विधि लिखी हुई है। तो इसमें क्या होता है कि संसद के 2 सदन होते हैं हमारी, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, प्रेसिडेंट यानी कि जो माननीय राष्ट्रपति होंगे, इन तीनों को मिलाकर संसद बनती है। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की एक वीडियो में, आप उसमें प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा ये प्रथम सदन होता है, द्वितीय सदन होता है, प्राइमरी हाउस और सेकेंडरी हाउस। तो किसी भी सदन से शुरुआत की जा सकती है, इम्पीचमेंट की शुरुआत किसी भी सदन से हो सकती है। शर्त ये होगी अगर उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का कार्य विचाराधीन है या फिर पद से हटाना है, वो प्रक्रिया राज्यसभा से होगी। उसका प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होगा? राज्यसभा से। और अन्य पदाधिकारियों के लिए कहाँ? लोकसभा, राज्यसभा, किसी से भी हम कर सकते हैं। तो अगर लोकसभा शुरुआत करती है इम्पीचमेंट की, इसकी सूचना ये राष्ट्रपति को भी दी जाएगी, यानी कि यहाँ पहले तो स्टेट में होगा वो पारित, उसके बाद में इम्पीचमेंट होता है। तो 14 डेज की बिफोर इन्फॉर्मेशन पर, 14 डेज तो लोकसभा में पारित होगा, फिर राज्यसभा में वो फाइल जाएगी। राज्यसभा में भी अगर पारित कर दिया गया, उसके बाद में फिर लोकसभा में, और राष्ट्रपति महोदय उस पर सिग्नेचर करते हैं। अब उस पदाधिकारी को जिसके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई है, उसे अपना पद रिक्त करना होगा। तो क्वेश्चन ये आया हो कि कार्यकाल, राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो सामान्यतः 5 वर्ष, जनरली 5 ईयर्स, या फिर 65 ईयर्स मैक्सिमम एज, जो भी पहले हो। इसके अलावा सिद्ध कदाचार के आधार पर भी उसे पद से हटाया जा सकता है। 5 वर्ष से पहले भी क्या पद से हटाया जा सकता है? बिल्कुल हटाया जा सकता है। किस विधि विधान से? जो विधि विधान हाई कोर्ट के न्यायाधीश के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से कैसे हटाया जाएगा? उसके लिए विधि होती है इम्पीचमेंट या महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी इम्पीचमेंट की? यह आर्टिकल हम 61 में पढ़ते हैं कि संसद के किसी भी सदन में पहले तो आरोप तय कौन करेगा? वहाँ का विधानमंडल। अब हटाना है राज्यपाल की संस्तुति पर। अब फिर महाभियोग की प्रक्रिया संसद में होगी, दिल्ली में होगी। फिर वहाँ से इम्पीचमेंट अगर ये पारित हो जाता है, अब संबंधित पदाधिकारी को अपना पद रिक्त करना होगा। एक बार फिर से देखिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या आयुक्तों का कार्यकाल कितना होगा? सामान्यतः 5 वर्ष या 65 ईयर्स मैक्सिमम एज, जो भी पहले हो। क्या किसी आयुक्त को उसके कार्यकाल से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है? ऑफ कोर्स, बिल्कुल हटाया जा सकता है, लेकिन वो सिद्ध कदाचार के आधार पर उसी विधि विधान से जैसे हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ये इसका आंसर होगा। अब इम्पीचमेंट हम किस में पढ़ते हैं? ये अदर आर्टिकल है। खैर, कार्य क्या होंगे? देखना, गठन या संरचना के बारे में तो हमने पहले डिटेल में जाना है कि आयुक्त होंगे, अन्य आयुक्त हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो अब तो कौन है हमारे यहाँ पर? मनोज सिन्हा कमिश्नर हो जाएंगे, आयुक्त हो जाएंगे। इसके कार्य क्या होंगे? एक तो जो राज्य चुनाव होंगे, राज्य चुनाव, स्टेट में इलेक्शन, और या फिर अगर बात करते हैं जो स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय में कौन कौन आ जाएंगे? विशेष रूप से इस आर्टिकल के बारे में जो हम पढ़ते हैं, जो पंचायती राज के चुनाव होंगे, पंचायती राज के जो भी चुनाव होंगे, जैसे ग्राम पंचायत के होंगे या ब्लॉक के होंगे या फिर जिला स्तर पर, इन सब का ये मैनेजमेंट या फिर प्रबंधन निर्देशन कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। इनका निर्देशन या फिर प्रबंधन, इनका प्रबंधन और निर्देशन, या फिर ये कहिए कि वोटर लिस्ट जारी की जाती है। वोटर लिस्ट ये सब कौन करेगा? चुनाव आयोग करता है। ये इसके कार्य होते हैं निष्पक्ष और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराना, निष्पक्ष चुनाव कराना। ये राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है। ये उसके कार्य होते हैं, मुख्य कार्य होता।
कोई भी स्थानीय दल होता है उसे एक परमिशन भी देगा कि वो स्थानीय दल है, राज्य स्तरीय दल है। फिर स्थानीय चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। जैसे ग्राम प्रधान के लिए चुनाव होगा, उसके लिए चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। चुनाव की उद्घोषणा जो होती है वो राज्य सरकार की तरफ से होती है। एक क्वेश्चन और देखिएगा आप, जो चुनाव की घोषणा होती है, चुनाव की घोषणा कौन से चुनाव की? जो स्थानीय चुनाव होंगे, स्थानीय चुनाव, जिसमें क्या आ जाएंगे? ग्राम पंचायत के चुनाव या फिर नगर पालिकाओं के चुनाव, जिससे चेयरमैन बनते हैं, या तो ग्राम पंचायत या फिर नगर पालिका या नगर पालिका परिषद, नगर निगम स्थानीय चुनाव में होंगे सब। इनकी घोषणा कौन करता है? ये तो राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार इसकी घोषणा करेगी कि चुनाव होने उत्तर प्रदेश में। ग्राम पंचायत के होंगे या नगर निगम के होते हैं, नगर पालिकाओं के होते हैं, स्थानीय बॉडी के लिए। और इनके लिए जो निर्देशन, अब चुनाव ये किस प्रकार के होंगे? निर्देशन या प्रबंधन या फिर उनका एक संचालन, ये किस प्रकार होगा? ये राज्य का निर्वाचन आयोग करेगा। निर्वाचन आयोग, ये कार्य इसका होगा। कितने चरणों में होगा? वो ईवीएम से होगा, जिसमें वोटर ये लिस्ट जो होती है या वोटर पेपर, उससे होगा। जो भी कुछ हथकंडे आजमा सकता है वो निर्वाचन आयोग। तो चुनाव की उद्घोषणा कौन करता है? राज्य सरकार। और इसमें चुनाव कैसे होंगे? ये निर्वाचन आयोग, चूँकि अपने आप में ऑटोनोमस बॉडी होती है, ये किसी के दबाव में कार्य नहीं करेगी। प्रबंधन, निर्देशन और संचालन निर्वाचन आयोग। घोषणा इलेक्शन की होती है, वो राज्य सरकार करती है। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्शन के जो चुनाव की धनराशि होती है, जमानत राशि बोलते हैं हम सामान्य भाषा में। ग्राम प्रधान का आपने चुनाव देखा हो, उसमें एक जमानत राशि, जब नॉमिनेशन पेपर फिल होगा, जैसे पर्चा भरते हैं ग्राम प्रधान का, या वहाँ जमानती का नाम लिखा जाएगा, गारंटर का नाम लिखा जाता है, या उसकी जमानत राशि कितनी होती है, उसके लिए क्या योग्यता हो सकती है, ये सब कौन तय करता है? ये निर्वाचन आयोग का कार्य है। कितने चरणों में कराना है? निर्वाचन आयोग जैसे भी कहें, उसमें उसकी डायरेक्शन फॉलो करनी पड़ेगी। अच्छा, एक इसमें ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये स्वायत्त संस्था है? राज्य निर्वाचन आयोग, बिल्कुल ये एक स्वायत्त संस्था है। आयोग सभी स्वायत्त ही होते हैं ऐसे तो, जितने भी कमीशन बनते हैं। आगे हम बात करते हैं कि चुनाव में अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है राज्य के चुनाव में, आप चाहे तो इसका तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें चीज़ डिलीट करनी पड़ेगी, थोड़ी डस्टर ले लेता हूँ, खींच भैया। देखना, अगर राज्य के चुनाव में, जैसे स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे या फिर नगर पालिकाओं के, ये लोकल गवर्नमेंट में ही आ जाएगा। चुनाव संबंधी विवाद, अगर चुनाव में विवाद उत्पन्न होता है, कोई डिस्प्यूट, विवाद, कोई कन्फ्लिक्ट, कोई झगड़ा होता है, या कोई उसमें सस्पेंसिव ऐसी कोई बात होगी कि वहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, इसके विवाद का निपटारा भी राज्य निर्वाचन आयोग ही करेगा। ये निर्वाचन आयोग, ये कार्य न्यायालय को नहीं सौंपा जाएगा कि इसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक निर्वाचन आयोग न चाहे। आपने देखा हो कि आचार संहिता लगती है, उसमें सिविल कोड लागू होता है। जब चुनाव के दौरान पहले उद्घोषणा हो जाती है कि आज से या पर्टिकुलर उस दिन से एक यहाँ पर आचार संहिता लग जाएगी, तो आचार संहिता अगर लगती है उसके बाद में जो प्रशासन है वो ये निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन के अधीन कार्य करता है। तो चुनाव के विवाद भी इसका निपटारा कौन करता है? निर्वाचन आयोग ही करता है। इसमें न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा कोई भी इसमें जुडिशरी पावर, जब तक उसको ना काम सौंपा जाए। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि पंचायती राज के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? वो निर्वाचन आयोग ही करता है। तो ये हम किस में पढ़ रहे हैं? 243K में। अब सवाल यहाँ पर आता है कि इसकी फंडिंग कैसे होगी? पंचायतों को जो धनराशि जारी होगी वो किसके थ्रू होगी? एक हम पढ़ते हैं 243I, इसका क्लोज क्या हो जाएगा? आई। इसमें क्या लिखा हुआ है? राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग का आर्टिकल क्या आ जाएगा? 243। ये कब जोड़े गए थे? 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो हुआ था, और उसके जब ये प्रभावी बना वो 93 में हुआ था, पंचायती राज वाले दिन।
243 आई और ये क्या हो जाएगा के। तो इसमें राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंशियल कमीशन, एक हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 280 में, जिसमें केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किया जाता है और राष्ट्रपति महोदय प्रत्येक 5 वर्ष करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, राज्यपाल द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा प्रत्येक 5वें वर्ष। इसे कौन करते हैं, राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा 5वें वर्ष एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ये क्या करता है, सरकार और पंचायतों के बीच धन का बंटवारा करता है। इसका कार्य क्या आ जाएगा, कार्य राज्य सरकार यानी कि राज्य तथा पंचायतों के बीच, पंचायत का मतलब जैसे ग्राम प्रधान बनते हैं, जिससे वार्ड मेंबर बनते हैं, पंचायतों, इसके हम प्रधान लिख देते हैं, प्रधान, सामान्य भाषा में आप समझ जाना। राज्य तथा पंचायतों के बीच धन का बंटवारा करना, के बीच धन का बंटवारा, सामान्य भाषा में ऐसे समझिए आप कि किसी प्रधान के पास जो ग्राम पंचायत होगी उस प्रधान के अकाउंट में कितना पैसा जाएगा, राज्य सरकार वहाँ कितना जारी करेगी, उसके लिए ये तय कौन करता है, राज्य वित्त आयोग। एक कमीशन होगा जिसका गठन प्रत्येक 5वें वर्ष होगा, राज्यपाल इसका गठन करते हैं और ये राज्य और पंचायतों के बीच में एक दहाई माँ की भूमिका निभाता है, स्टेप मदर। ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि केंद्र और राज्यों के बीच धन का बंटवारा कौन करता है, वो राज्य, ये केंद्रीय वित्त आयोग करेगा। और राज्यों के बीच में, राज्य और पंचायतों के बीच धन का बंटवारा, फाइनेंशियल अलॉटमेंट, किस ग्राम पंचायत को या किस ग्राम प्रधान को कितनी धनराशि दी जाएगी, ये कौन तय करेगा, राज्य वित्त आयोग। इसीलिए इसको स्टेप मदर कहा गया है या फिर दहाई माँ की भूमिका ये निभाता है। तो खैर आज जो हमारा ये टॉपिक था क्या, राज्य निर्वाचन आयोग। ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं परीक्षा में कि निर्वाचन आयोग का आर्टिकल नंबर क्या है और वित्त आयोग का आर्टिकल नंबर क्या है, जो राज्य के लिए काम करते हैं। केंद्र का वित्त आयोग तो आर्टिकल नंबर 280 में और केंद्रीय निर्वाचन आयोग आर्टिकल नंबर 324 में, 324 में। ये भी बात एक बार लिख देते हैं। ये आप चाहे तो नोट कर लीजिए, इसको हटाते हैं अभी। ओके, देखना इनके आर्टिकल नंबर, एक तो केंद्र का होता है अपना, एक तो केंद्र सरकार का क्या हम कहेंगे, वित्त आयोग, और एक चुनाव आयोग। चुनाव या निर्वाचन एक ही बात है, चुनाव आयोग। अगर बात होती है केंद्र की, केंद्र सरकार का, केंद्र और राज्य, केंद्र का वित्त आयोग आर्टिकल नंबर 280, राज्य का वित्त आयोग आर्टिकल नंबर 243 के, सॉरी ये 243 आई में, ये तो वित्त आयोग आ जाएगा। केंद्रीय वित्त आयोग आर्टिकल 280 और ये किस में आएगा, 243। ऐसे निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग केंद्र सरकार का आएगा 324 और राज्य का आ जाएगा 243 के। ये अलग अलग हैं। ये दोनों आर्टिकल बहुत पूछे गए हैं परीक्षा में कि राज्य का वित्त आयोग आर्टिकल 243 के आई और चुनाव आयोग 243 के, वहीं केंद्र का 280 और 324 निर्वाचन। आप ये भी नोट कर लीजिए साथ साथ। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे पंचायती राज से संबंधित, ये आपको एडिशनल बताया गया है। इसमें आप अगर कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। तो ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।